अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हाई स्पिरिट्स, गुड, excellent. So as you know that we are today again together to study strategic human resource management और हमारा जो कोर्स कोड है वो that is MGT 557 है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने कोर्स में इंजॉय भी कर रहे होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी, जो आपका रिस्पांस बेसिकली मुझे लग रहा है वो भी बहुत अच्छा है एंड यू आर बेसिकली नाउ गेटिंग मोर इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखें, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट से लेके फिर आई बेसिकली ट्राई टू give you the overview of the strategy और फिर हम strategic human resource की तरफ आए और फिर I've tried कि हम हर aspect of strategic human resource management को देखें और हमने last lecture में भी देखा कि the practice of the human resource management, strategic human resource management, the impact of the strategic human resource management और फिर इसके जो linkages हैं between various elements of the organization वो भी हमने देखी और आगे भी हम जाके देखेंगे कि जो different strategies हैं, जो HR strategies हैं in different areas of the human resource or in the different parts of the whole human resource management जो पूरा concept है उसके अंदर जो strategic element है, जो strategic element basically which gives the comparative advantage to the organization वो क्या क्या है और वो strategies formulate कैसे होती हैं। तो हमने बेसिकली अगले 3-4 लेक्चरों में इन एरियाज़ में स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन भी देखनी है। जैसे हमने बेसिकली ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कैसे होती है वो हम करेंगे। हम CSR के अंदर जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है वो कैसे करेंगे। टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को देखेंगे। हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली देखेंगे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। हम नॉलेज मैनेजमेंट में देखेंगे। तो वो जो 11 एरियाज़ हैं ऑफ दी जो हमने डिस्कस भी किया और हम मोस्ट प्रोबेबली इस लेक्चर में या शायद अगले लेक्चर में मैं उसका कुछ थोड़ा सा आपको ओवरव्यू भी दूं और हम एक दो जो पॉलिसीज़ हैं, जो एक दो एरियाज़ जो हैं जैसे ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एंड देन दी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है उनके अंदर भी हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन भी करें। सो लेट्स मूव फॉर्मली टुवर्ड्स आवर लेक्चर और टुडे आवर लेक्चर इज़ दिस इज़ आवर 25th लेक्चर। Bismillahirrahmanirrahim, formally starting our 25th lecture और 25th lecture में as you know that I always given a little overview on our last lecture और उसके बाद फिर आज हम human last lecture को हम complete करने के बाद overview के बाद हम will also basically move ahead to HR strategies की, जैसे मैंने आपको कहा कि उसके ऊपर हम बात करेंगे और फिर कुछ केस स्टडीज़ और स्किल्स के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सो लास्ट बेसिकली लेक्चर में हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस की थी वो ये की थी कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये एक assumption है और ये फिर हमने उसको प्रूव किया थ्रू रिसर्च। हमने देखा डिफरेंट रिसर्चेस को हमने देखा कि और इसको हमने फिर देन वी बेसिकली saw the outcomes of all those researches के उसके linkages क्या हैं with the performance and the human resource management. So assumption जो generally last lecture में हमने जो शुरू किया था वो ये था कि assumption is that the performance of the people basically working in the organization considerably has an impact on the performance of the organization. So उसको फिर हमने देखा था कि ये जो consideration है जो performance है of the employees of the human resource which impacts on the performance of the organization, उसके अंदर फिर हमने ये देखा था कि organization को the HRM element of the organization need to basically focus, need to have a balance on the HR area where they should not go overboard on the basically
taking care of the human resource, they need to basically create a balance. और फिर उन्हें देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो क्या है, बिजनेस पॉलिसी क्या है, और उसके अंदर what are the requirements, what are the needs defined in those in the business strategy. और फिर उसको आपने आपकी जो HR पॉलिसीज़ हैं, HR प्रोसेसेस हैं, उनको फिर इंटीग्रेट करना है आपने बेसिकली विद दी बिजनेस स्ट्रैटेजी, और फिर आपने इम्प्लीमेंट करना है आपकी जो इफेक्टिव HR पॉलिसीज़ हैं और HR प्रैक्टिसेस हैं फॉर द इफेक्टिव बेसिकली अचीवमेंट्स ऑफ द effective and efficient attainment and achievement of your goals, जो कि अल्टीमेटली आपके डिफाइन है ऑर्गेनाइजेशन के, वेदर दे आर इट इज़ प्रॉफिट, वेदर इट इज़ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, वेदर इट्स चैरिटेबल वर्क, वट एवर द ऑब्जेक्टिव्स आर, दोज हैज़ टू बी अचीव्ड effectively and efficiently with deploying minimum resources and taking best out of the best from your human resource. और वो कैसे आता है, वो आता है थ्रू मोटिवेशन, थ्रू कमिटमेंट, थ्रू फोकस, थ्रू एंगेजमेंट. ये चीज़ें आती हैं जब आपका एम्प्लॉय फोकस्ड होगा, आपका एम्प्लॉय स्किल्ड होगा, आपका एम्प्लॉय कमिटेड होगा, आपका एम्प्लॉय एंगेज्ड होगा, तो उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी. तो प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी जो हैं वो बेसिकली दे गो हैंड इन ग्लव. सो ये बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. सो आज हम देखेंगे, अब आज हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम ये देखेंगे कि बेसिकली कैसे चीज़ें मूव करती हैं. तो द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसकी आज हम बात कर रहे हैं. सो जो लास्ट का जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको ओवरव्यू दिया, उसको अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ की मदद से कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब देखिए कि हमने एक्सप्लेन किया बड़ी डिटेल में, और जब से हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस को पढ़ा, हमने ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट को पढ़ा, हमने ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ा, उसके हमने बॉटम लाइन हमने ये देखा ये कि बॉटम लाइन इज़ बिजनेस स्ट्रैटेजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी सिंक इन होगी, आगे चल के बॉटम लाइन कंपैरेटिव एडवांटेज एंड प्रॉफिटेबिलिटी. तो ये एक बड़ा सिंबल था. लेकिन अब आप अगर ये ग्राफ देखेंगे, ये जो डायग्राम देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आएगा, क्योंकि अब आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो चुके हैं. आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं, यू हैव वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट्स. सो अब उन कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आप इजीली आप इसको आप एक्सप्लेन आप समझ भी लेंगे, और आपको ये ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन भी आप कर सकते हैं. अब जहाँ भी आप चाहें आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं. सो अब ये देखते हैं कि लास्ट में देखा था कि लिंकेजेस बिटवीन HRM एंड परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस के अंदर लिंकेजेस कैसे डेवलप होते हैं. सो आपने ये देखा, दिस इज बिजनेस स्ट्रैटेजी. बिजनेस स्ट्रैटेजी बेसिकली आपके साथ लिंक करती है HR स्ट्रैटेजी. तो पहले तो आपके पास बिजनेस स्ट्रैटेजी होना बड़ा जरूरी है. अगर आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है तो बॉटम लाइन इज देन यू कांट बेसिकली क्रिएट the HR strategy. So HR strategy will hang basically in air if you don't have the business strategy. So कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कोई भी बिजनेस जब आप इनिशिएट करते हैं, तो यू नीड टू हैव द बिजनेस स्ट्रैटेजी. बिजनेस स्ट्रैटेजी देन बेसिकली on the basis of the business strategy your HR strategy is developed, because ultimately buy-in जो है वो टॉप मैनेजमेंट से आता है, CEO से आता है, चेयरमैन से आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आता है. तो वो दे नीड टू टेक द ओनरशिप ऑफ द HR स्ट्रैटेजी. यहाँ से फिर आप डेवलप करते हैं HR प्रैक्टिसेस. सो बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड HR प्रैक्टिसेस. अब एक चीज़ याद रखिए जो मैंने आपको बताई थी बात, अप्रोप्रिएट HR प्रैक्टिसेस. अप्रोप्रिएट HR प्रैक्टिसेस, जी अप्रोप्रिएट. आज बताएं जी अप्रोप्रिएट क्या है. आपने लास्ट टाइम बताया था नहीं, आज आप नहीं बताएंगे, आज मुझे आप बताएंगे. जी आपसे पूछ रहा हूँ जी, जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, जी आपसे पूछ. जी आप बताइए अप्रोप्रिएट. लास्ट मैंने लेक्चर में बड़ा एक्सप्लेन किया था. हाँ समझ आ गया आपको? जी बताइए. हाँ वेरी गुड, एक्सेलेंट.
इसका मतलब है आपने लेक्चर गौर से सुना था और बाद में आपने नोट्स को पढ़ा भी था. दैट्स गुड. ये देखें, ये ना दिस इज द स्पिरिट. इसीलिए मैंने कहा ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया. और लगता है मुझे कि आप जहाँ अपने इर्द गिर्द जो लोग काम करते हैं वो कुछ थोड़ा बहुत अप्लाई भी कर रहे हैं अपनी इस नॉलेज को. आप कर रहे हैं आप लोग, क्या नहीं? गुड, बिल्कुल करना चाहिए आपको. जब आप करेंगे तो आपकी मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. सो बेसिकली अप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, द नीड्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है, दैट शुड बी अलाइन विद योर बिजनेस स्ट्रैटेजी. जी. सो आपकी जो HR प्रैक्टिसेस हैं, आपके पास एक रेंज ऑफ HR पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस आप डेवलप करते हैं, दोज अप्रोप्रिएट. ठीक है, those who are basically in line with your strategic goals. और फिर जब आप appropriate business policies and processes establish करते हैं, HR practices establish करते हैं, तो वो आपको एक HR effectiveness की तरफ, those have to be effective because you design the effective HR policies and practices and then you implement them. अगर effective नहीं होंगी तो again there's something seriously wrong in your HR strategy. So you go back to the HR strategy और फिर आप फाइन ट्यून करेंगे और फिर आप डेवलप करेंगे HR policies and processes और फिर आप HR practices की तरफ आएंगे और फिर आप देखना है कि आपकी HR की इफेक्टिवनेस होना बड़ा ज़रूरी है. अगर आपकी HR की इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो फिर आपका प्रोसेस ही आगे नहीं चलेगा. सो हियर यू हैव टू हैव अ HR इफेक्टिवनेस और फिर जाके आपको ये लिंक करेगा HR आउटकम्स के साथ. ऑफ कोर्स जब आप बिजनेस स्ट्रैटेजी और HR स्ट्रैटेजी आपकी कोइंसाइड करेगी, आपकी HR प्रैक्टिसेस आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर HR आउटकम्स आते हैं. अब HR आउटकम्स क्या हैं? जी, एम्प्लॉइज कॉम्पिटेंसेस और कमिटमेंट फ्लेक्सिबिलिटी. सो HR आउटकम्स में आपके पास एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसेस डेफिनेटली, कमिटमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली गुड, एक्सीलेंट. इसी के अंदर देखिए कॉम्पिटेंसीज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. आपकी एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज में आपकी स्किल्स आ जाती हैं, आपकी मोटिवेशन आ जाती है, कमिटमेंट के अंदर आपकी मोटिवेशन आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आपकी अडॉप्शन ऑफ एनवायरनमेंट आ जाती है. ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब इसके अंदर HR आउटकम्स में आती हैं. और फिर जब आपकी वर्क फोर्स कमिटेड होगी, इंगेज्ड होगी, मोटिवेटेड होगी, स्किल्ड होगी, क्या होगा? आप बताएं क्या होगा? आप मुझे बताएं ना कि आप फोकस्ड भी हैं, आपने तैयारी भी बड़ी अच्छी की है, आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है, आपको समझ भी बड़ी अच्छी आई है और आपने पेपर के अंदर प्रोड्यूस भी, पेपर पूरा आता था आपको और प्रोड्यूस भी बड़ा ज़बरदस्त किया, तो उसका आउटकम क्या होगा? ब्रिलियंट आउटकम होगा दी क्वालिटी, द रिजल्ट, गुड मार्क्स, बॉटम लाइन. ठीक है, इसी तरह इसके अंदर अगर जो HR आउटकम्स हैं इसका जो लिंक है दैट इज टू क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो आपकी जो इसका जो आउटकम है वो है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फिर प्रोडक्टिविटी. तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज होंगी, बेहतर होगी और अल्टीमेटली ये फिर जाके लिंक क्या होती है? आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. कि आप अच्छी चीज़ बनाएंगे, ज़्यादा चीज़ बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे तो आपकी मार्केट में एक स्ट्रेंथ होगी, आप प्रॉफिटेबिलिटी होगी, मार्केट में चीज़ें आपका ब्रांड बिकेगा तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी. जब फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन थ्राइव करेगी. सो इस तरह आपने ये देख लिया कि हाउ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज जो हैं वो कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन द बॉटम लाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और वो बॉटम लाइन क्या है? द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो बॉटम लाइन है. सो अब आई थिंक कि आपने
ये जो ग्राफ है इसके मदद से आपने समझ लिया है कि आपकी जो HRM स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इम्पैक्ट कैसे डालती हैं। सो जितना भी हमने पहले जो कोर्स वर्क में पढ़ा है वो सिंपली इस जो ग्राफ है इसमें एक्सप्लेन कर दिया गया। सो दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इसको? नहीं है? समझ आ गया? चलें। सो मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट डायग्राम। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है। इसके अंदर आप इसको गौर से देखें, पहले इसको गौर से देखें और इसके अंदर तीन चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी ये तीन चीज़ें देख रहे हैं आप? ये क्या लिखा हुआ है जी? क्या? एबिलिटी एंड स्किल्स। जी एबिलिटी एंड स्किल्स। और ये दिस वन, इसमें क्या है जी? क्या जी? आप बताइए। मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स। गुड। और ये नहीं, एक सब नहीं बताएंगे, एक एक करके। जी आप बताएं। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। जी AMO, इसको हम AMO कहते हैं। तो ये आपकी कोर है ऑफ दिस मॉडल, ठीक है। और इसको हम कहते हैं बाथ पीपल एंड परफॉर्मेंस मॉडल। बाथ पीपल और परफॉर्मेंस मॉडल में ये आपकी एबिलिटी एंड स्किल्स, मोटिवेशन एंड इंसेंटिव एंड अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, ये आपका बेसिकली कोर एरिया है। ये तीन कोर आपके पास चीजें हैं। और बाकी जो 11 हैं, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इसके इर्द गिर्द इसको सपोर्ट करनी है। अब हम इसको देखते हैं, इसको गौर से देखिएगा, ये फिर हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है AMO के बाद ये जो फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। और ये फ्रंट लाइन मैनेजमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, कमिटमेंट, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन और फिर डिस्क्रिशनरी बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस आउटकम्स। तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, एक तो ये एरिया है which is abilities and skills, motivation and incentive, opportunity to participate, और ये फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि इसका आपस में रिलेशनशिप क्या है। देखिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यहाँ पे इसको एबिलिटी एंड स्किल्स के साथ कोइंसाइड करता है, और फिर ये साथ यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कैरियर एंड अपॉर्चुनिटी एंड जॉब सिक्योरिटी, ये आपस में ये यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें एक दूसरे के एक फ्लो में भी चल रही हैं। फिर पे एंड सेटिस्फेक्शन, ये पे एंड सेटिस्फेक्शन किसको कॉरस्पॉन्ड करता है? मोटिवेशन एंड इंसेंटिव। तो पे एंड सेटिस्फेक्शन से आपको मोटिवेशन भी होती है और आपका एक इंसेंटिव भी आता है। और फिर वर्क लाइफ बैलेंस हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की, और उसमें हमने ये देखते हैं कि ये कॉरस्पॉन्ड करता है किसको? अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। और प्लस जॉब चैलेंज एंड ऑटोनॉमी, ये भी आपको अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन में जाके कॉरस्पॉन्ड करता है। और इसके साथ जॉब चैलेंज एंड ऑटोनॉमी में फिर हमें टीम वर्क भी मिलता है, इन्वॉल्वमेंट भी मिलती है और कम्युनिकेशन भी मिलती है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे इसके साथ हमें मिलती है। और फिर ये डायरेक्टली कॉरस्पॉन्ड भी कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट में, जो टीम वर्क भी कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट भी कर रहा है, और ये आपस में भी कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन भी, कम्युनिकेशन इन्वॉल्वमेंट को बेसिकली हिट कर रही है। और जो चीज़ इन दोनों को, इन सारी चीज़ों को इनडायरेक्टली मैनेज कर रही है वो दैट इज फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। अभी देखें फ्रंट लाइन मैनेजमेंट यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड कर रही है परफॉर्मेंस अप्रेजल, और इनडायरेक्टली इन सबको इफेक्ट कर रही थ्रू दिस प्रोसेस। और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट एंड कम्युनिकेशन, और फिर ये यहाँ पे टीम वर्क। तो देखिए फ्रंट लाइन मैनेजमेंट यहाँ पे कम्युनिकेशन भी कर रही है, इन्वॉल्वमेंट भी कर रही है, टीम वर्क भी है, जॉब चैलेंज ऑटोनॉमी भी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट भी आ रहा है। यहाँ पे फ्रंट लाइन मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कर रही है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी हो रही है, रिक्रूटमेंट भी हो रही है, एबिलिटी एंड स्किल्स पे, और इस साइड पे कैरियर अपॉर्चुनिटी और जॉब सिक्योरिटी भी आ रही है। और फिर ये जो फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है, ये इसका जो आउटकम है वो ये है कि यहाँ से एबिलिटी एंड स्किल्स के साथ, अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, जी तो एबिलिटी एंड स्किल्स, मोटिवेशन, इंसेंटिव्स एंड अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन के साथ आपको ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट आएगी आपके पास,
मोटिवेशन आएगी और जॉब स्पेसिफिकेशन आएगी। तो जब ये 3 चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन और इसका एक फ्रंट लाइन मैनेजमेंट भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इसका जो अल्टीमेट आउटकम है वो आपका एक बिहेवियर है और प्लस परफॉर्मेंस आउटकम्स है। सो ये आप इसको देख लें। अब हम आगे डिस्कस करेंगे और फिर दोबारा हम इसी ग्राफ पे आएंगे। सो हाउ HRM strategies make an impact। तो इसमें द BATH people and performance model developed by Purcell और हमने ये फिगर में डिस्कस किया है। उसमें आप देखें ये कहता है सेंट्रल टू दिस मॉडल इज द कॉन्सेप्ट दैट परफॉर्मेंस इज द फंक्शन ऑफ एबिलिटी। तो जो परफॉर्मेंस है वो फंक्शन क्या है? एबिलिटी है, मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी। तो जो परफॉर्मेंस है वो फंक्शन ऑफ 3 थिंग्स है, एबिलिटी, मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटी। आप में परफॉर्मेंस अगर आपने देनी है, तो अगर आप में एबिलिटी है, मोटिवेशन है और अपॉर्चुनिटी है तो ब्रिलियंट। बेसिकली परफॉर्मेंस का जो फंक्शन है एबिलिटी, मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी है। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि 11 basically outside the ring 11 policy and practice areas are identified to feed into and give meaning to AMO। तो 11 एरियाज हमने देखा कि आपके पास 11 एरियाज हैं जो कि AMO को फीड कर रहे हैं और उनको उसको एक मीनिंग दे रहे हैं। और उसके बाद जो सेकंड क्रूशल फीचर इस मॉडल का है वो जो सेंटर में मैंने आपको बताया था फ्रंट लाइन मैनेजमेंट का, विच ड्रॉज अटेंशन टू द फैक्ट दैट नियरली ऑल HR पॉलिसीज, तकरीबन तमाम HR जो पॉलिसीज हैं वो अप्लाई होती हैं थ्रू दी लाइन मैनेजर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको अपने जहन में रखना है। अब हम दोबारा आते हैं इसी के ऊपर। तो आपने देखा एबिलिटी, मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटी ये आपकी बेसिकली परफॉर्मेंस के फंक्शंस हैं। और ये जो 11 एरियाज हैं ये आपको इसके साथ ये प्रैक्टिसेस को ये इसको मीनिंग दे रहे हैं इनको। और यहाँ पे आपके पास ये जो फ्रंट लाइन मैनेजमेंट है ये अपना एक रोल प्ले कर रही है बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन इनके थ्रू होती है। सो दिस इज बेसिकली the detailed explanation of BATH people performance model। So students समझ आया आपको? इंटरेस्टिंग है? चलें गुड। और ये आपने इसको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है, फ्लो को अंडरस्टैंड करना है। अब हम देखते हैं कि HR पॉलिसीज दैट इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। तो अब हम ये बेसिकली देखेंगे एक टेबल में कि जो HR पॉलिसीज हैं वो परफॉर्मेंस को जो इम्पैक्ट करती हैं कौन सी पॉलिसीज। तो अब हम ये टेबल देख रहे हैं आपके सामने है। आप ये देखिए, मैं आपके साथ आपके पास ऑलरेडी नोट्स में मौजूद है, इसको आप निकाल लें, इसको आप देख लें। मैं आपके साथ साथ इसको पढ़ता भी हूँ। अब ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए पेपर, ताकि आपको अगर स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा सही तो आपके पास पेपर में यू कुड रीड इट। जी पेपर होना चाहिए ज़रूर आपके पास, नोट्स में मौजूद है आपके पास ये। जी टेबल निकाल लें, जी जल्दी निकालें, शाबाश। मैंने आपको कहा है कि आपके पास होना चाहिए ये जब आप लेक्चर शुरू होता है तो आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं और उससे रिलेटेड जो आप देखते हैं कि जो टेबल्स हैं वो आपके पास नोट्स से मौजूद हैं, वो निकाल लिया करें जी। और पेंसिल अपने पास साथ रख के अंडरलाइन कर लें जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। तो नाउ वी आर बेसिकली डिस्कसिंग दी HR प्रैक्टिसेस दैट इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। HR की जो प्रैक्टिसेस हैं जो परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करती हैं उनके हम बारे में बात करेंगे। सो HR प्रैक्टिस एरिया, अट्रैक्टिंग, developing and retaining high quality people। HR प्रैक्टिस एरिया कौन सा है? अट्रैक्ट करना है, डेवलप करना है, रिटेन करना है क्वालिटी, हाई क्वालिटी पीपल। हाउ इट इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट कैसे करता है? मैचेस पीपल टू द स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जी समझ आया आपको? Matching people to the strategic and operational needs of the organization, provides for the acquisition, development and retention of talented employees who can deliver superior performance, productivity, flexibility, innovation and higher levels of personal customer services and who fit the culture and the strategic requirement of the organization। समझ आ गया आपको? दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नहीं है? चलें मैं दोबारा करता हूँ।
आप तो ये कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन मैं उन साथियों के लिए जिनको थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन में इशू है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, इसका जो इम्पैक्ट है HR प्रैक्टिसेस का, जो अट्रैक्ट करना, डेवलप करना, रिटेन करना हाई जो क्वालिटी लोग हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे क्या आता है, वो ये है कि एक तो जो मैचेस पीपल टू द स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जो HRM है वो मैच करता है इन लोगों को विद द स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक बड़ा ज़रूरी है, देखें जब हमने अप्रोप्रिएटनेस की बात की थी, जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स की बात की थी, वो ये इसीलिए बात की थी कि जो भी काम आप करते हैं, जो HRM करता है, वेदर उसने कोई रिसोर्स बेसिकली आप तो ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, कोई जो बिजनेस पॉलिसी है, जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर जो रिसोर्स बेस्ड व्यू है, उसके अंदर जो भी रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए टू फुल इट्स बेसिकली गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, तो वो मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, अपना जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के मुताबिक जो ज़रूरी होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक बेसिकली इट्स गोल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन लाइन विद द स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो ये है कि बेसिकली HRM जो है वो मैच करता है उन लोगों को, हाई स्किल लोगों को, टू दी स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ये हो गया। फिर यहाँ पे इट प्रोवाइड्स एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड रिटेंशन ऑफ टैलेंटेड एम्प्लॉइज। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो ये स्ट्रैटेजी है, ये जो प्रैक्टिस एरिया है, ये आपको जो टैलेंटेड एम्प्लॉइज़ हैं उनकी डेवलपमेंट, रिटेंशन, एक्विजिशन में ये हेल्प करते हैं। हु कैन डिलीवर सुपीरियर परफॉर्मेंस, ठीक है, वो लोग जो कि सुपीरियर परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं, उनकी एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड रिटेंशन पे और बेसिकली यहाँ पे वो दे नीड टू वर्क। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिट द कल्चर एंड स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली अब आपने देखना है कि वो लोग जो कि बेसिकली प्रोडक्टिव हैं, इनोवेटिव हैं, हाई लेवल ऑफ पर्सनल कस्टमर सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं, वो फिट इन हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे आप ये देखें कि जब रिसोर्सिंग की बात करते हैं, अट्रैक्टिंग, रिटेनिंग, डेवलपिंग जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है और उसका इम्पैक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में उसकी परफॉर्मेंस पे क्या आता है, वो यही है कि जब आपके पास इतने अच्छे लोग होते हैं और वो आप उनको रिटेन करते हैं, उनके अंदर वो हाईली स्किल्ड हैं, वो जो कंपैरेटिव एडवांटेज आपको देते हैं, जब वो इंटीग्रेट होते हैं विद दी बिजनेस स्ट्रैटेजी, तो वो आपको कंपैरेटिव एडवांटेज देते हैं और वही आपको प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये बेसिकली इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस है। टैलेंट मैनेजमेंट basically ensures that the talented and well-motivated people required by the organization to meet the present and future needs are available. तो यहाँ पे बेसिकली जो टैलेंट मैनेजमेंट है वो इंश्योर करती है कि जो भी टैलेंटेड लोग हैं, सेल्फ वेल मोटिवेटेड लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन की अपने जो ऑपरेशंस को मीट करने के लिए, वो वहाँ पे उस वक्त या बाद में वो मौजूद हो, अवेलेबल हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वर्किंग एनवायरनमेंट, कोर वैल्यूज, लीडरशिप, वर्क लाइफ बैलेंस, मैनेजिंग डाइवर्सिटी, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, ये बेसिकली जब हम इस एरिया को देखते हैं तो अब आप ये देखते हैं डेवलप्स द बिग आइडिया। पर्सल बेसिकली जो जिसने रेफर किया था, डेवलप्स द बिग आइडिया, दैट इज क्लियर विजन एंड अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड वैल्यूज मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो बेसिकली जब वर्क एनवायरनमेंट की आप बात करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं देयर इज अ बिग आइडिया, बेसिकली देयर इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क विद, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं
फिर वहाँ पे आपको वो बिग आइडिया भी मिलता है, वहाँ पे आपको वो ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली इट मेक्स द बेस्ट प्लेस टू वर्क। तो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर ये इन चीज़ों का बेसिकली होना बड़ा ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ लुक एट द जॉब एंड वर्क डिज़ाइन। सो देखें, हम डिस्कस कर रहे हैं दी HR प्रैक्टिसेस दैट इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। सो इसको अगर हम इस पर्सपेक्टिव में देखें तो प्रैक्टिस एरिया जो है हमारे पास जॉब एंड वर्क डिज़ाइन है, और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि प्रोवाइड्स इंडिविजुअल्स विद स्टिमुलेटिंग एंड इंटरेस्टिंग वर्क and gives them the autonomy and flexibility to perform these jobs well. Very good. Enhances job satisfaction and flexibility, which encourages greater performance and productivity. So, यहाँ पे you need to understand one thing कि job और work design में basically provides individuals with stimulating and interesting work. यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको स्टिमुलेटिंग एंड इंटरेस्टिंग जो वर्क है, जो काम है, दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, गिव्स देम ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू परफॉर्म दिस जॉब्स। और यहाँ पे बेसिकली ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है टू परफॉर्म दिस जॉब्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अंटिल एंड अनलेस यू गिव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी इन परफॉर्मिंग द जॉब्स, तो वो मोनोटनी बन जाती हैं, और मोनोटनी से फिर वो चीज़ों को वो इनोवेटिव थिंकिंग नहीं आती। जब इनोवेटिव थिंकिंग नहीं आती तो मोटिवेशन नहीं आती, जब मोटिवेशन नहीं आती तो प्रोडक्टिविटी नहीं होती। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन परफॉर्मिंग द जॉब जो है वो होना चाहिए। फिर enhances job satisfaction and flexibility which encourages greater performance and productivity। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे enhancement जो है वो बड़ी ज़रूरी है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इनकरेज करती है प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, ग्रेटर परफॉर्मेंस। तो ये बड़ा ज़रूरी है। फिर हम देखें, बात करते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सो ये जो HR प्रैक्टिसेस हैं ये अफेक्ट करती हैं परफॉर्मेंस। याद रखिएगा, ये HR प्रैक्टिसेस अफेक्ट करती हैं परफॉर्मेंस को। सो डेफिनेटली अगर आप जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो आपकी ग्रेटर परफॉर्मेंस होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसी तरह लर्निंग एंड डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो एनलार्जेस द स्किल बेस एंड डेवलप्स द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड इन द वर्क प्लेस। अब यहाँ पे बेसिकली देखें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट में एक तो आपका स्किल बेस डेवलप होता है, ठीक है, आपका स्किल बेस बड़ा हो जाएगा। फिर आपकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो आपकी बेसिकली डेवलप होती हैं वर्क प्लेस में। ये बड़ा ज़रूरी है। जब स्किल बेस बड़ा होगा और आपकी कॉम्पिटेंसीज होंगी, अल्टीमेटली परफॉर्मेंस बेहतर होगी। जब परफॉर्मेंस बेहतर होगी, एज यू नो, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। encourages discretionary learning, which happens when individuals actively seek to acquire the knowledge and skills that promote the organization's objectives, develops a climate of learning, a growth medium in which self-managed learning as well as coaching, mentoring and training flourishes। अब यहाँ पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट में देखेंगे एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर, और वो एनवायरनमेंट क्या है, अ ग्रोथ मीडियम इन विच, जी क्या, हाँ जी, अ ग्रोथ मीडियम इन विच सेल्फ मैनेज्ड लर्निंग एज वेल एज कोचिंग, मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग फ्लरिशेस। यहाँ पे जब आपकी सेल्फ मैनेज्ड लर्निंग में अगर आपके पास कोचिंग, मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग फ्लरिश करे जिस एनवायरनमेंट में, तो वो एनवायरनमेंट आपकी बड़ी इंकरेजिंग एनवायरनमेंट होती है, और उस एनवायरनमेंट में आपकी डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी इनहांस होती है, बिकॉज आप अपना स्किल बेस आप बढ़ रहा है, आपकी कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो उससे आपको, और फिर अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे उस कल्चर के अंदर, आप बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं। आप इनोवेशंस जो हैं, जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशंस होती हैं, वो इस टाइप की इन्वायरमेंट में होती हैं। सो दिस बेसिकली दिस प्लेज अ वाइटल रोल इन द enhancement of the performance of the organization. Managing knowledge and intellectual capital. So focuses on both organizational and individual learning and provide learning opportunities to share knowledge in a systematic way. Ensure vital stocks to knowledge are integrated and improves the flow of knowledge, information and learning within the organization.
तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. इसको बेसिकली मैनेजिंग नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इट प्लेज अ वाइटल रोल. और इसमें हम ये देखते हैं कि ये फोकस करता है, फोकसेस ऑन बोथ ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल लर्निंग के ऊपर. और जब ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल लर्निंग जो है वो आपको बेसिकली इस्टेब्लिश हो जाए, तो उससे आपको बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इट डेफिनेटली गिव्स यू अ स्ट्रेंथ. इट गिव्स यू अ स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेटली इट बेसिकली क्रिएट अ रिच कल्चर which enhances the performance. Productive culture बन जाता है वो, responsible culture बन जाता है वो. So इसमें you need to understand this, that managing knowledge and intellectual capital is very important. उसके बाद हम देखते हैं increasing engagement, commitment and motivation. So as you know that increase in motivation, engagement and commitment जो है वो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस एनहांस करेगी, प्रोडक्टिविटी को बेसिकली इनकरेज करेगी और प्रोडक्टिव बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बनेगी. सो ये इट्स गोज विदाउट सेइंग. सो encourages people to identify themselves with and act upon the core values of the organization and willingly to contribute to the achievement of the organizational goals, develops a climate of cooperation and trust, clarifies the psychological कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. यहाँ पे एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबल कल्चर बन जाता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं विद द अचीवमेंट ऑफ द टारगेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो एक ड्राइव, एक म्यूचुअल ट्रस्ट की इन्वायरमेंट डेवलप होती है, और वहाँ पे वो एक कॉपरेशन का कल्चर डेवलप होता है. और इस कल्चर में अल्टीमेटली परफॉर्मेंस जो है वो हाई परफॉर्मेंस की तरफ आप चले जाते हैं, और हाई परफॉर्मेंस से अल्टीमेटली यू डेवलप, यू गेट द कंपैरेटिव एडवांटेज. उसके बाद अगेन अब हाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की भी बात करते हैं कि डेवलप्स अ परफॉर्मेंस कल्चर, और फिर डेफिनेटली हाई परफॉर्मेंस में इट डेवलप्स द हाई परफॉर्मेंस कल्चर, बेसिकली द कल्चर ऑफ परफॉर्मेंस, and encourages the high performance in such areas as productivity, quality, levels of customer services, growth, profits, and ultimately the delivery of increased shareholder value. So basically यहाँ पे high performance culture के अंदर भी आपका एक performance culture develop होता है, commitment आती है, basically productivity, quality, customer services. तो वो आप बेसिकली आप दिल से देखें, ये हाई परफॉर्मेंस कल्चर में भी आप देखें, हाई कमिटमेंट कल्चर के अंदर भी आप देख करते हैं कि यू गिव योर बेस्ट, एंड वो कोई कंपल्शन नहीं होती है, वो आप खुद से कर रहे होते हैं, लेकिन उसके मोटिवेटिंग फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं. उसमें मोटिवेटिंग फैक्टर्स ये हैं कि आपको रिवॉर्ड्स हैं, आपकी वट एवर द मोटिवेशन है वो कुछ भी हो सकती है. सो वो हमने बहुत डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया हुआ. उसके बाद लास्ट जो है इसके अंदर जो पॉइंट है जो कि अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस को, वो रिवॉर्ड मैनेजमेंट है. और अल्टीमेटली बॉटम लाइन इज द रिवॉर्ड मैनेजमेंट. जिस तरह कंपनी के लिए बॉटम लाइन इज प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉय के लिए बॉटम लाइन इज द रिवॉर्ड. अब वो रिवॉर्ड बेसिकली इन टर्म्स ऑफ सैलरी भी होता है, एट द एंड ऑफ द डे बोनसेस भी होता है, बाकी बहुत सी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो ऑर्गेनाइजेशन देती हैं वो भी डिपेंड्स कि उसको मैनेज किया कैसे जाता है. ठीक है, सो develops motivation, commitment and job engagement by valuing them in accordance with their contribution. तो जो एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है उसके मुताबिक फिर उनको रिवॉर्ड भी मिलते हैं. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है. तो इससे हमने अब ये देखा है कि बेसिकली हाउ द HR practices impact on the performance. तो इसके अंदर हमने देखा है कि attracting, developing, retaining high quality people, talent management, work environment, learning and development, managing knowledge, increase engagement, high performance and reward management. ये वो सारे एरियाज हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, और बॉटम लाइन है कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव होती है और प्रॉफिटेबल बनती है. तो ये एरिया, ये इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बेसिकली आपको ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर नोट्स एज वेल. और ये मैं एग्ज़ाम्स में या आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, या आपको बेसिकली जो असाइनमेंट्स हैं, जो क्विज़ेज़ हैं, उसके अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं. तो आपको समझना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ आएगी,
इससे इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ आ सकती है, लेकिन आपको इन चीज़ों का समझना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एचआर कौन सी एचआर प्रैक्टिसेस हैं जो इम्पैक्ट करती हैं परफॉर्मेंस को और किस तरह करती हैं, हाउ इट इम्पैक्ट्स। तो ये बड़ा ज़रूरी है और ये बेसिकली कॉमन लाइफ के अंदर भी हम इनको प्रैक्टिस करते हैं। सो मूविंग अहेड टू दी नेक्स्ट स्लाइड, और वो है हमारी केस स्टडी और HRM स्किल्स हैं। आज की जो केस स्टडी है हम बात वही कर रहे थे परफॉर्मेंस की। तो पे फॉर परफॉर्मेंस एनहांसेस एम्प्लॉय मैनेजमेंट एट स्क्रिप्स हेल्थ। तो हम बेसिकली परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की बात करते हैं। अब ये केस स्टडी हम देखेंगे कि ये जो पे है फॉर परफॉर्मेंस एनहांसेस एम्प्लॉय मैनेजमेंट एट स्क्रिप्ट, तो इसमें व्हाट डज दे, बेसिकली सिनेरियो क्या है और फिर हम इसको कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो उम्मीद है कि आपने ये पढ़ ली होगी और पढ़ लिया आप लोगों ने, गुड, दैट्स गुड। सो अब मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ, पढ़ता हूँ और फिर उसके साथ बाद हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि जिन लोगों को कुछ कॉम्प्रिहेंशन इशू है वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्क्रिप्स हेल्थ is a long-standing and prominent non-profit health-based organization that is based in the greater San Diego area. तो San Diego में ये organization है, it's basically non-profit health-based organization. Scripps इसका नाम है. So the organization experienced a severe financial downturn that led to increased employee discontent and turnover, as well as the exit of the firm's first CEO. So organization ने experience किया severe financial turnover, basically crisis, और basically this led to the employee discontent and turnover and even the exit of the first CEO. In an effort to fix these problems, the CEO and President Chris Van Godner implemented a new strategic plan that was used to enhance how the employees were treated. तो यहाँ पे to fix the issue, जो नए CEO and President Chris Van Godder जब वो आए तो उन्होंने basically एक नया new strategic plan implement किया और basically that was used to enhance that how employees were treated. तो employees को कैसे treat किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बेसिकली उन्होंने एड्रेस किया। The new strategic plan contained several components that encourage employees to work more effectively in their job. और तो अब बेसिकली ये जो प्लान है ये it contained several components जो कि encourage करते हैं employees को to do their job effectively. For example, administrators were to utilize a more participatory leadership approach to create buy-in among staff members. So basically यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको मोर पार्टिसिपेटरी लीडरशिप अप्रोच पे उन्होंने काम किया, जिससे बेसिकली टू क्रिएट बाय इन अमंग द स्टाफ मेंबर्स, एंड अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ दिस अप्रोच वाज द डेवलपमेंट ऑफ अ फिजिशियन लीडरशिप कैबिनेट दैट इम्प्रूव्ड हाउ personnel interacted with each other and that strengthened firms' coordination through widespread communication. The top manager also focused on improving individual satisfaction and productivity by enhancing work efficiency levels. So, top management ने भी basically focus किया in improving individual satisfaction and productivity. और उसके बाद a major part of these more streamlined operational stemmed from implementation of a beneficial performance management plan. तो इन्होंने basically एक performance management plan भी introduce कराया. In particular, this plan outlined how managerial talent would be developed. इस plan के अंदर they have introduced that how managerial talent would be developed. Employees would be recognized for a job well done. तो managerial talent किस तरह manage होगा, एम्प्लॉयज़ जिन्होंने जॉब अच्छी की है उनको कैसे बेसिकली अप्रिशिएट किया जाएगा, एंड मोटिवेशन वुड बी ऑर्केस्ट्रेटेड थ्रू द कंपैटिटिव कंपनसेशन अप्रोच. और यहाँ पे जो मोटिवेशन थी वो उन्होंने डिस्प्ले की थ्रू कंपैटिटिव कंपनसेशन अप्रोच. तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग
एलिमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। Recognizing the compensation policies of the organization was one of the primary areas targeted for improving by the firm's leadership. Part of this redesign process involved periodic reviews of job content and the use of annual appraisals to enhance communication and assessment of experience and education to properly adjust compensation amounts. तो ये इन्होंने बेसिकली पूरे प्रोसेस को रीडिज़ाइन किया और एनुअल अप्रेजल्स को बेसिकली विद एनहांस कम्युनिकेशन देखा। फिर उन्होंने एक्सपीरियंसेस, एक असेसमेंट ऑन एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन वाज प्रॉपर्ली एडजस्टेड विद द कंपनसेशन। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपका एक्सपीरियंस और एजुकेशन प्रॉपर्ली एडजस्ट ना हो कंपनसेशन में तो एक डिसकंटेंट रहता है। जब डिसकंटेंट रहता है तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इन्होंने इसको बेसिकली इस मैटर को कंसिडर किया। Further, the organization strive to offer comparative compensation that rests at 65th percentile of the relevant labor market. तो इन्होंने मिडल इन द लाइन अपने आप को एडजस्ट किया, ना बहुत ज़्यादा टॉप पे ना बहुत ज़्यादा लो में। सो मिडल इन द लाइन लेबर मार्केट में अपने आप को एडजस्ट फेयरली स्क्वायर किया ऑन द कंपैरेटिव कंपनसेशन। द कंपनी ऑल्सो टेस्ट्स द pay market twice a year so that it can remain competitive with regard to the compensation. तो ये 2 साल में 2 दफ़ा ये जो मार्केट पे को टेस्ट करते थे कि वो जज करने के लिए कि what is the level, because they need to be basically remain comparative within their own competition जिस जहाँ पे उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया। Finally, workers can tap into extra money based on rating given vis-a-vis the annual performance appraisal session. और यहाँ पे एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस की वो ये है कि जो एक्स्ट्रा मनी है एम्प्लॉयज़ के लिए वो दे कैन बेसिकली अर्न और कीपिंग इन जो ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग गिवन vis-a-vis the annual performance appraisal session. If employee do well on their performance reviews, they can earn as much as 5% of their salaries as merit-based compensation. और फिर लास्टली ये कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 5% एक्स्ट्रा मेरिट बेस्ड कंपनसेशन इन्होंने देने का बेसिकली प्लान बनाया है कि जो कि अपने परफॉर्मेंस रिव्यू में परफॉर्म बेटर। तो ये बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि एम्प्लॉय कैन बेसिकली अर्न एक्स्ट्रा मनी। अब लेट्स सी कि इसके अंदर ये व्हाट आर द क्वेश्चंस, उसको फिर हम इनके एड्रेस कैसे करेंगे। Discuss how this case illustrates how compensation can be used as a method of improving employee satisfaction and motivation. So now this is important to understand that कि जो basically यहाँ पे इस केस स्टडी में वो जो basically चाह रहे हैं आपसे पूछना वो ये है कि basically compensation जो है can be used as a method of improving employee satisfaction and motivation. आप मुझे बताएं जी, आप मुझे बताएं जो compensation है वो employee motivation और satisfaction के लिए यूज की जा सकती है? कितने लोग कहते हैं कि नहीं? हाथ खड़ा करें। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो compensation of course plays the basically most important factor in motivation and satisfaction. अगर आपको आपका compensation level आप satisfy होंगे आप अपने compensation level पे, आपको पता होगा कि जो आपका salary level है, जो आपका compensation level है, जो आपको company basically pay कर रही है, वो आप उसमें satisfied है, तो that will basically is the greatest motivating factor. So yes, basically the compensation is the major motivating factor in basically major motivating and satisfaction factor in basically in the employment, and it improves the basically employee engagement. It improves the employee loyalty. It improves the employee basically productivity. So if you have the reasonable compensation, if you have the appropriate compensation mechanism in place, so it will definitely help organization in getting
क्वालिटी एम्प्लॉयज़, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने बिल्कुल समझना है और आपने इसको देखना है। और इस एग्जांपल में भी अगर आप देख लें तो जो डाउन टर्न या रिसेशन आई, लोग छोड़ गए ऑर्गेनाइजेशन, सीईओ भी चला गया, तो आते ही जो नया सीईओ था उसने बेसिकली फोकस किया एचआर के ऊपर, और फिर उनको देखा कि एचआर को जैसे मतलब स्ट्रैटेजी बनाई। द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट इन दिस केस स्टडी इज कि दी हाउ द ह्यूमन रिसोर्स इज बीइंग ट्रीटेड बेसिकली इन दिस ऑर्गेनाइजेशन उसने देखा, और बिल्कुल उसका रिवर्स पे उसने वो स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रेटेजिक एचआर पॉलिसीज डेवलप की दैट द इंटायर ह्यूमन रिसोर्स इज बीइंग ट्रीटेड वेल। उनको कम्पनसेशन पैकेजेस उनके इंट्रोड्यूस कराए, उनकी डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन लेवल इंक्रीज किया, और उससे बेसिकली पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल्स लेके आए, टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल मैनेजमेंट पे उन्होंने कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी को इनकरेज किया, और बेसिकली उन्होंने कंपनसेशन मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए, और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि इन्हांस्ड मोटिवेशन डेवलप हुई, कमिटमेंट डेवलप हुई, और ऑर्गेनाइजेशन में लॉयल्टी डेवलप होगी। और ये वो एरियाज़ हैं जो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली यू कंसिडर योर ह्यूमन रिसोर्स एज योर इन्वेस्टमेंट, एज योर कैपिटल, एंड देन create a mutual trust and mutual loyalty between the employees and the organization। तो ये बड़ा important element है, इसको आपने basically समझना। Then comes identify some of the ways that performance-based pay systems should be developed based on the experiences of Scrip Health। अब देखें performance-based pay system जो है basically वो कहते हैं कि आप identify करें जो कि on the experiences of स्क्रिप्स हेल्थ। देखिए परफॉर्मेंस पे में जो है यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी जो एम्प्लॉई है जो अपने रिव्यू में, एनुअल रिव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको 5% मेरिट बेस्ड कंपनसेशन मिलेगी। इसी तरह बेसिकली आप जब आपके एम्प्लॉयज़ को आपने मोटिवेट करना है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को टारगेट्स देते हैं, एक बेंचमार्क आप बेसिकली इस्टेब्लिश करते हैं, और फिर आप जब परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं, देखें जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं अगर आप उनको लुक आफ्टर नहीं करेंगे, जो हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप प्रॉपर्ली कंपनसेट नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली एक डिसकंटेंट डेवलप होगा ऑर्गेनाइजेशन में। द डे योर क्वालिटी पीपल, योर गुड पीपल बिकम व्हेन यू सी देम कंप्लेनिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन में, जिस दिन आप अपने जो की लोग हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट कंसिडर किए जाते हैं, जिस दिन वो आपको लगे कि देव स्टार्टेड कंप्लेनिंग, तो उस दिन आप ये अंदाजा लगा लें कि नाउ दिस इज नाउ द स्टार्ट ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। It is very important to keep your key people, your highly skilled people, leaders in their own affair, be satisfied, motivated, और satisfaction और motivation दो चीज़ों से आती है, compensation से आती है और engagement से आती है। तो आप उनको compensate करें, appropriate compensate करें, और उनको engage करें, उनको processes में engage करें, उनको काम में engage करें। अगर आपने उनको engagement नहीं की उनकी, तो वो बेसिकली फर्दर प्रोसेसेस में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। तो उससे क्या होगा, अगेन वो एक बेसिकली डीमोटिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन जो है वो, अच्छा कंपनसेशन पैकेज लेवल्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। आप जिसने अपने टारगेट्स को अचीव किया एक लेवल ऑफ कंपनसेशन आप दे सकते हैं, अगर ओवर अचीव किया तो परसेंटेज पे आप जा सकते हैं। लेट्स से समबडी सेल्स में अगर कोई काम कर रहा है, उसका एक टारगेट है, उसने अपने टारगेट से 10% ओवर अचीव किया तो उसका कंपनसेशन ये मिलता आप दे रख सकते हैं। अगर 20% अचीव किया तो ये है, अगर 30% किया तो ये है, अगर 100% किया तो अगेन you can basically set the target, set the compensation limits कि जी हम इसको इतना रेज देंगे, इतने 5% देंगे, 10% देंगे, इतना बोनस देंगे, ये फैसिलिटीज़ देंगे। तो ये सब चीज़ें एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप बेसिकली
परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट में भी बेसिकली इन्होंने देखा कि जब लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को बेसिकली इंगेज किया और लोगों के लिए बेसिकली इस्टेब्लिश किया द compensation packages based on their performance, जिससे अगेन मोटिवेशन एंड कमिटमेंट डेवलप हुई। तो ये बेसिकली हमारे पास केस स्टडी आज हमने डिस्कस की है। और इस केस स्टडी के बाद फिर हम आज देखते हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये एक स्किल्स बेसिकली इश्यूज हैं जो कि आप फेस कर सकते हैं और यूजुअली करते हैं लोग इन दी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू रन डाउन करेंगे इसको जल्दी से। उम्मीद है कि आपने ऑलरेडी ये पढ़ लिया होगा। मैं थोड़े से इसके टॉपिक पढ़ूंगा और आपको टॉपिक सारे पढ़ूंगा और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और करेंगे। इन चीज़ों को अगर आपने अभी से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको बहुत आसानी होगी, आप अपने करियर में बहुत अच्छी तरह एक्सेल कर सकते हैं। अब जो आपको पता है कि जब हम रिसोर्सिंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात आती है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रॉपरली कर लेते हैं तो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक फाउंडेशन है, जो HR की बेसिक फाउंडेशन है, वो बड़ी स्ट्रेंथन हो जाती है। लेट्स सी कि व्हाट आर द मेन बेसिकली इश्यूज in the human resource planning. So manpower planning is not always successful, as you know, कि ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती। The main problems are described as below. तो हमने आज अब प्रॉब्लम देखिए, हम पहले अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, हम पहले सॉल्यूशंस की बात की, हमने आपको अच्छी प्रैक्टिसेस की बात की। अब हम प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी तो साथ आप सॉल्यूशन भी बेसिकली उसका लेके आएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है। ये जो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली प्लानिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम देखते हैं क्या है। एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्टिंग, तो ये बड़ा ज़रूरी है। फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी बड़ी ज़रूरी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम एक फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी नहीं लेते, हम अपनी एजम्पशंस से काम कर लेते हैं, हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को नहीं देखते, तो उससे हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स द फोरकास्टिंग the demand and supply of the human resources. Thus, the effectiveness of planning depends on the accuracy of forecasts. If the forecast is not correct, planning will be defective. Inaccuracy depends when departmental forecasts are merely prepared out without critical basically review. तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब आप critical review नहीं करते डिपार्टमेंट्स के अंदर, आप सोचते नहीं हैं, आप वैसी डिमांड दे देते हैं और फिर डिमांड सप्लाई एक्यूरेसी अगर जब नहीं होगी फोरकास्टिंग में, तो आप यू कैन नॉट बेसिकली मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिमांड्स एंड द सप्लाई ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। और वहाँ पे आपको बहुत बड़ा इशू आ सकता है। अगर आपको लेट्स से मैं अपने एक प्लांट खोला और आपको हाईली स्किल्ड आपने एक हॉस्पिटल खोला और आपको हार्ट सर्जन चाहिए उसके लिए, और आपने ये देखा कि जी ओ माय गॉड मार्केट में तो हार्ट सर्जन अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत क्रिटिकल होके चीज़ों को देखना है, रिव्यू करना है, तभी आप अच्छी तरह बेहतर फोरकास्ट कर सकते हैं। So students, now let's discuss with the identity crisis. So many of the organizations, human resources do not follow the whole process of human resource. और इससे क्या होता है? इससे generally they go into the identity crisis. Basically this is the job of the specialists, and until and unless we have specialists in the human resource department, frankly speaking, and until and unless they are valued by the top management, ये crisis रहेगा, ये crisis रहता है। So the good organizations always believe in the specialists, the HR specialists, those who understand the processes and follow the entire process. So there's a major problem in the human resource planning, and that is the identity crisis. And identity crisis emerge when the whole process is not followed. So this is very important to understand. Then the third point is support of the top management. अब देखिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट and the strategic human resource management
द buy-in हैज़ टू बी फ्रॉम द टॉप। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मैंने हमेशा हर लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश की कि until and unless there is a buy-in from the top management, ह्यूमन रिसोर्स को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। और दूसरी बात यह है, देयर इज टू वे अप्रोच, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, हमने बेसिकली एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेसिकली देखा है कि बेसिकली जो प्रोफेशनल्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे शुड प्रेजेंट human resource management and the strategic human resource management in a way that it should basically matter to the top management and the shareholders. So उसमें भी फिर हम उनको ये basically साबित करना है कि it values for money. The human resource is not a variable cost, it is an investment. So ये बड़ा important element है। तो यहाँ पे the support of the top management is very important. Excuse me. So HR planning requires full and wholehearted support from the top management. ऐसे मैंने explain किया कि जो HR planning है, it requires full and wholehearted support from the top management. In the absence of this support, the commitment, basically in the absence of this support and commitment, ये अगर support और commitment नहीं होगी, तो it would not be possible to ensure the necessary resources. तो फिर आपको जो planning के लिए necessary resources चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगे। कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर दीज रिसोर्सेज, सपोर्ट फॉर द सक्सेस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसिकली इफ यू डोंट हैव द होल हार्टेड सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, you will not get the buy-in, though you cannot possibly design the accurate process of the ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और उसके अंदर जो एलिमेंट है आपका जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, सो वो उसके लिए आपको ना तो कोऑपरेशन मिलेगी, ना रिसोर्सेज मिलेंगे, ना सपोर्ट मिलेगी, ना कमिटमेंट मिलेगी। सो द प्रोसेस विल नॉट बी, यू विल नॉट बी एबल टू बेसिकली डिज़ाइन अ सक्सेसफुल प्रोसेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में प्रॉब्लम ही यहाँ से आता है कि जब आपके पास ऊपर से सपोर्ट नहीं होती तो you just get lost in the somewhere in between. Then the resistance from employees. अब यहाँ पे जो important element है कि resistance from employees भी आता है। Employees and the trade unions resist manpower planning. अब ये बड़ा interesting है कि employees जो हैं और trade unions ही हैं जो हैं वो resist करती हैं manpower planning. They feel that this planning increases their overall workload and regulates them through productivity bargaining. So ये important element है. They are also basically they at the point that they feel that it would basically lead to widespread unemployment, especially for unskilled workers. तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आता है फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस वो ये होता है कि जब और लोग आ जाएंगे तो शायद उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो जाए, और फिर जब अनस्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो नौकरी से फारिग हो जाएंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आता है। और ये भी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है इसके अंदर ये एक एलिमेंट जो है वो एक ये इम्पेरिमेंट है, ये प्रॉब्लम है, ये जो फेस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के दौरान HR प्रोफेशनल्स। Insufficient initial efforts. So this is also a problem. So employees, basically the successful HR planning flourishes slowly and gradually. So as we understand and we know that successful HR planning flourishes slowly and widely. ये एक slow and gradual process है। Sometimes sophisticated technologies are forcefully introduced just because competitors have adopted them. तो अब बेसिकली अब जब आप कहते हैं कि इनसफिशिएंट इनिशियल एफर्ट्स, अब इसके अंदर ये है कि आप यू नो दैट दिस इज ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस, और ये ग्रेजुअली जो है ये आपका जो HR प्लानिंग है फ्लश करती है। लेकिन समटाइम्स व्हेन यू यूज़ द टेक्नोलॉजी कि आप ये देख के टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हैं कि आपके बाकी जो कंपैटिटर्स कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो यू हैव टू डू अडॉप्ट दैट, तो वहाँ पे फिर आपको यू फेस द प्रॉब्लम।
These may not be possible unless matched with the needs and environment of the particular enterprise. तो यहाँ पे फिर वही बात हम करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी नीड्स क्या है, अप्रोप्रिएटनेस क्या है आपकी. सो ऑर्गेनाइजेशन को अगर टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स हैं वो चाहिए तो फिर तो वो यूज़ करे. अगर वो उसको नहीं चाहिए और वो बेसिकली यूज़ कर रहा है तो वो फिर आपको एक डिजास्टर की तरफ चले जाएंगे. So this is also one of the problems which you face in the human resource planning. उसके बाद management information system. So it is very important that if you have a good management information system, so it will basically give you a very good reporting, it will give you accurate data, it will give you the sufficient information that आपको किस direction में जाना है. लेकिन if you don't have that, if you don't have the appropriate good management information system, or if you even don't have the information system at all, तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि फिर आप यू आर लॉस्ट. फिर आपको जो एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा जो इंटरनल में भी डेटा पड़ा हुआ है उन्हीं पे आपको रिलाय करना पड़ता है. वो रिडंडेंट है, वो पुराना है, वो एक्यूरेट है नहीं है. सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम व्हेन यू डोंट हैव द गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम. फिर आप बात ये देखते हैं कि अनसर्टेनिटीज. अब अनसर्टेनिटीज में it is the risky to depend on general estimates of the manpower in the face of rapid change in the environment. अब बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ बेसिकली रिस्की टू डिपेंड ऑन द जनरल एस्टिमेट्स. जो हम जनरल एस्टिमेट्स की बात करते हैं बिकॉज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग रैपिडली, और इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमें ये देखना है कि हम जो जनरल एस्टिमेट्स हैं उन पे जो है फोकस ना करें. हम फोकस करें बेसिकली ऑन दी फैक्ट्स एंड फिगर्स, हार्ड फैक्ट्स एंड जनरलिटीज़ की हम बात ना करें बिकॉज उसी में हमें इशू आता है. अब आप इसमें बेसिकली एब्सेंटीज़म, टर्नओवर, सीजनल एम्प्लॉयमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड मार्केट कंडीशंस आर द फैक्टर्स ऑफ द मेजर अनसर्टेनिटीज़. अब हमारे यहाँ बेसिकली ये देखें एब्सेंटीज़म है, टर्नओवर है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट्स है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं एंड मार्केट कंडीशंस आर द फैक्टर्स ऑफ मेजर अनसर्टेनिटीज विच सर्व एज कंस्ट्रेंट्स टू द मैन पावर प्लानिंग. और ये बेसिकली एक कंस्ट्रेंट के तौर पे ये बेसिकली सर्व करती हैं टू द मैन पावर प्लानिंग. ऑल्दो डिस्काउंट्स आर मेड फॉर दीज फैक्टर्स. बेसिकली प्लानिंग के अंदर इनके ऊपर एक क्वेश्चन रखा जाता है, इन अनसर्टेनिटीज के ऊपर रखा जाता है, बट स्टिल इट आर द मेजर इम्पेरिमेंट्स. तो इनको बेसिकली हैंडल कैसे करना है, केटर कैसे करना है, दैट हैज़ टू बी वेरी साइंटिफिक. और उसके लिए आपको एक्यूरेट डेटाबेस चाहिए. आप जनरल हेयरसे पे आप इस पर बेसिकली काबू नहीं पा सकते. उसके बाद एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. एज वी नो दैट HR HR planning is an expensive and time consuming process. ये एक expensive and time consuming process है. Employees may resist manpower planning, feeling that it increases the cost of manpower. Or employees basically may resist in this manpower planning because वो समझते हैं कि शायद ये आपकी overall manpower cost ये increase कर देगी. फिर कोऑर्डिनेशन विद अदर मैनेजरियल फंक्शंस. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट. कोऑर्डिनेशन विद अदर मैनेजरियल फंक्शन इज वेरी 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 क्रूशियल इंपॉर्टेंट. देखें जब आप HR प्लानिंग करते हैं आप यू नीड टू कोऑर्डिनेट, इंटरैक्ट विद द अदर मैनेजरियल फंक्शंस बिकॉज उधर से ही आपको डिमांड आती है. वहीं से आपको पता चलता है कि किस डिपार्टमेंट में, किस सेक्शन में, किस एरिया में आपको लोग चाहिए, नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा हैं, ज़्यादा हैं, आपको लेट से आज नहीं तो 2 साल बाद चाहिए, 1 साल बाद चाहिए, 6 महीने बाद चाहिए. प्लानिंग आपने उस हिसाब से करनी है. सो इन आइसोलेशन आप यू कांट डू एनीथिंग. So if you basically have full coordination with other managerial functions, so आपके पास updated knowledge है, आपके पास updated requirements हैं, you can go ahead and fulfill that requirements. But if you don't basically have the coordination और अगर आपके कोई communication barrier है तो then you are frankly speaking heading towards disaster. तो ये आपको एक disaster की तरफ ले जाएगा. So ये आपने जहन में रखना है कि आपने कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये कोऑर्डिनेशन विद अदर मैनेजरियल फंक्शन
poor coordination can create a disaster for the human resource planning. उसके बाद हम देखते हैं unbalanced approach. Unbalanced approach में basically many human resource experts give more importance to qualitative aspect of the manpower to ensure that there is an adequate flow of people in and out of the organization, and they overlook the qualitative one. अब यहाँ पे इशू ये है हमारे पास कि बहुत सारे जो HR एक्सपर्ट्स हैं, जो HR प्रैक्टिशनर्स हैं, जो HR प्रोफेशनल्स हैं, वो फोकस करते हैं क्वालिटेटिव एलिमेंट को कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने होने चाहिए पूल के अंदर, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, आपके पास शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नहीं होनी चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपके पास? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास यू आर इग्नोरिंग द क्वालिटेटिव फैक्टर. बेसिकली डिलीवरी, अगर आपके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा, क्वालिटेटिव होगा, तो उसका डिलीवरी बेसिकली मच मोर देन द पीपल दोज हेड काउंट की तरफ आप जाएंगे तो आप यू आर बेसिकली अगेन यू आर एग्जॉस्टिंग योर रिसोर्सेस. सो क्वालिटेटिव एलिमेंट को जब आप इग्नोर करते हैं तो फिर आप यू आर एंटरिंग इनटू द प्रॉब्लम एरिया. सो ये बेसिकली मेजर प्रॉब्लम एरिया. तो जब हम अब यहाँ पे देखते हैं कि वी हैव these 10 elements of basically these are the 10 problems of the human resource planning, or human resource planning basically plays a key role in the human resource management and the strategic human resource management. If you have the good human resource, you have the planned process, you have basically cater for the demand and supply. आपने environmental factors को देख लिया, आपने ये देख लिया कि आपकी demand क्या है, आपकी किन क्या टाइम फ्रेम है, क्या बेसिकली डेडलाइंस हैं. उसके बाद आपने डिमांड सप्लाई को देखा कि व्हाट इज़ द सप्लाई एलिमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, सप्लाई मौजूद है नहीं है, आपको लोकली मिलेगा, नेशनली मिलेगा, इंटरनेशनली मिलेगा, कॉस्ट फैक्टर्स क्या हैं. उसके अंदर बेसिकली आपने ये देखना है कि बिकॉज योर बेसिक जॉब इज़ टू प्लान द ह्यूमन रिसोर्स द एलिमेंट इन अ मोस्ट एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. और ये जब आप यू डेवलप दिस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यू हैव टू कीप ऑल दीज points into the consideration. So students, here basically we conclude our lecture. और आप बेसिकली आई होप दैट आप अपनी तमाम केस स्टडीज़ को पढ़ रहे हैं और आप बेसिकली ये जो स्किल्स है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये स्किल्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगी. ये स्किल्स जो हैं आपको डेली रूटीन में जो आप अपने काम कर रहे होंगे, आप काम करते हैं, उसमें आपको ये काम आती हैं. सो ये वो स्किल्स हैं जो आप बेसिकली पढ़ें, बार बार पढ़ें, इनको आप बेसिकली अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें. ट्राई टू कम अप, ट्राई टू बेसिकली अप्लाई दिस इन दी डेली लाइफ एज वेल, डिफरेंट सिनेरियोज में. और केस स्टडीज इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको पढ़ें, आप उनको अपनी फिर जो आपने कोर्स वर्क किया है उससे फिर आप उसको रिलेट करें, तो इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स. सो स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. खुदा हाफिज़.